सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पॉलिटिकल सब्जेक्ट है। और बेसिकली अगर ये बात किया जाए कि ये सब्जेक्ट क्या पॉलिटिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं बेटा, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 54 क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको कहीं पे भी नॉलेजेबल बेस के लिए ये क्वेश्चंस आपको पुट आउट कर दिया जाता है, या फिर आपसे छोटे बच्चे भी पूछ लेते हैं, आपके कज़न, आपके छोटे भाई बहन। तो बेटा इन क्वेश्चंस को अच्छे से हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जितने भी फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस फुल वीडियो सेशन के अकॉर्डिंग जो है आप जुड़े रहिए, ताकि आपको एक एक क्वेश्चंस का ज्ञान जो है अच्छे से हो सके। तो पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, साम्यवाद को परिभाषित कीजिए। साम्यवाद की परिभाषा जो है, साम्यवाद शब्द जो है दो शब्दों को मेल से बना है, साम्य प्लस वाद। साम्य का अर्थ होता है समानता या बराबरी, जिसे हम इक्वालिटी के नाम से भी जानते हैं। और आपका वाद वाद का मतलब होता है सिद्धांत या फिर परिभाषा, या फिर बोल सकते हो कि जिसके अंतर्गत विचारधारा भी हो सकता है। अब देखिए इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था विचारधाराओं के रूप में सभी व्यक्तियों को संपत्ति या फिर संसाधनों के रूप में समान वितरण किया गया है, या फिर धन संपत्ति के रूप में उन्हें समानता की स्थापना की गई हो। ठीक है, तो वो हमारा साम्यवाद आता है। देन अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, पूंजीवाद का वर्णन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स, तो इसलिए अच्छे से आप लोग कवर कीजिए। देखिए पूंजीवाद, पूंजीवाद शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है, पूंजी प्लस वाद। पूंजी का अर्थ होता है धन या फिर संपत्ति, और वाद का अर्थ होता है विचारधारा। यानी कि इसके शाब्दिक अर्थ से आप समझ चुके हैं कि पूंजीवाद का मतलब होता है कि पूंजीपति के नाम से भी जान सकते हैं। जिसे हम ऐसे एंगल में देखा जाए तो पूंजीवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है आपका अमेरिका रह चुका है। ठीक है, अमेरिका जो है सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल रह चुका है। देन उसके बाद हम इसमें अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदारवाद क्या है। उदारवाद नाम से पता चल रहा है, उदारवाद, उदारवाद एक अंग्रेजी शब्द से है जिसे लिबरलिज्म के नाम से जाना जाता है, जिसका लैटिन शब्द से लिबरल से लिया गया है, लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म का मतलब होता है स्वतंत्रता या फिर उदार, जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण रूप से अपने विचारधारा में खुलापन हो, हमारे किसी प्रकार का रोक टोक ना हो, और हम अपनी विचारधारा को स्वतंत्र रूप से जो है अपने समाज में जीते हो, वो आपका लिबरलिज्म कहलाता है। देन अगला हमारा आ जाता है निश्चयवाद। नाम से पता चल रहा है निश्चय, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ ठान लिया, क्या मुझे ये करना है, निश्चय कर लिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि तेरा निश्चय कर लिया कि हाँ तेरे को ये करियर में सेटल होना है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, निश्चयवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें यह मान्यता होती है कि सत्य और ज्ञात की निश्चित होना, जिसमें हमारा क्या है कि हमें क्या करना है, वो आपका निश्चयवाद है। देन आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है अनिश्चयवाद। अनिश्चयवाद का वर्णन करें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, और ये पॉलिटिकल वाले सब्जेक्ट के बच्चों को पता होना चाहिए। अनिश्चयवाद दो शब्दों के मेल से बना है, अनिश्चय प्लस वाद। वाद का मतलब आपको पता ही है कि यह विचारधारा या फिर मत। अनिश्चयवाद का अगर दर्शन किया जाए तो ऐसी विचारधारा जिसका बोल सकते हो किसी बात के बारे में निश्चित रूप से कहा ना गया हो, मतलब सस्पेंस में हो, कि मतलब कंफर्मेशंस ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद आ जाता है, देखिए स्टूडेंट्स जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो कि पहले ये वाद लग रहा है, वाद का मतलब ही हो जाता है विचारधारा, यानी कि वाद का मतलब होता है विचारधारा या फिर बोल सकते हो थिंकिंग। अब देखिए गांधी जी जो थे और उनकी विचारधारा क्या करना, हिंसा ना करना था, हिंसा नहीं करना। देन उसके बाद सत्य के मार्गों पर चलना, ठीक है, और लड़ाई झगड़ा ना करना। अब उन्हीं के विचारधारा को मानने वाले लोगों को ही गांधीवाद की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, यानी कि महात्मा गांधी जी के विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों को ही गांधीवाद के रूप में रखा जाता है। देन अब अगला आ जाता है नारीवाद। नारी का मतलब होता है स्त्री, और ये दो शब्दों के मेल से बना है। देखिए परिभाषा वही है, आपको संपूर्ण रूप से देखा जाएगा। मैरी वेस्टर्न के रूप से देखा जाए तो नारीवाद की एक जनक के रूप में जाना जाता है, और बैटरी फ्रीडन और कैट मिलन के रूप में देखा जाए तो नारीवाद की समर्थन करते हुए इन्होंने बताया कि नारी की भूमिका, यानी कि समाज में भी नारी की भूमिका होना चाहिए। उस स्थिति में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार और अवसर प्रदान करना चाहिए। उसी विचारधारा को मानने वाले लोगों को ही नारीवाद कहा गया। देन अगला आ जाता है मार्क्सवाद। देखिए मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के द्वारा जो विचारधारा प्रतीत किया गया था, यहाँ पे प्रकट किया गया था, प्रतिपाद करने का मतलब होता है कि उनके द्वारा एक्सप्लोर किया गया था। ठीक है,
देखिए समाज जो है व्यवसाय का अध्ययन किया, इन्होंने बताया कि एक उच्च वर्ग है और एक पूंजीपति वर्ग है जो एक निम्न वर्ग पर शोषण किया जाता रहा है। ठीक है, इस स्थिति में उन्होंने मजदूर वर्ग को बताया और दूसरी तरफ पूंजी वर्ग को बताया है। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं समाज को उन्होंने दो रूपों में बांट दिया। एक तरफ क्या था, पूंजीपति थे, एक तरफ क्या था, पूंजीपति, पूंजीपति वर्सेस प्लस में आपका मजदूर, मजदूर। ठीक है, तो इस स्थिति में ना समाज दो रूपों में बट गया था, जबकि ये समाज में पहले ही चलता आ रहा था। बस उन्होंने ना अपनी विचारधारा के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई, तो लोगों को लगा कि भाई वो तो समाज को दो भागों में बांट रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी देख रहे हैं कि 2025 में एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में, एसएससी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो क्या अब प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को हम कह देंगे कि उनके कारण ऐसा हो रहा है? नहीं ना। प्रोटेस्ट करने वाले तो लोग ये बस बता रहे हैं कि सोसाइटी में कहीं ना कहीं पेपर को लीक कर दिया जा रहा है, इन्विजिलेटर जो है उस रील्स बना रहा है क्लासरूम में ही, तो ये सब चीजें वो तो हो रहा है तभी तो लोग बता रहे हैं ना। तो वही बात है। देन अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है रूढ़िवाद। देखिए ये दो शब्दों के मेल से बना है। रूढ़ि अर्थात परंपरा या फिर पुरानी मान्यताएं, जो कि हम अपनी मान्यताएं जो हमारी संस्कृति हमारे भावनाओं से भी जुड़ी हो सकती है। ठीक है, अब उसी विचारधारा को मानने वाले, उन्हीं रीति रिवाज को मानने वाले लोगों को ही रूढ़िवाद की संकल्पना में रखा जाता है। देन हमारा अगला क्वेश्चन है यथार्थवाद। यथार्थवाद का मतलब होता है सत्य। ठीक है, यथार्थ का मतलब होता है सत्य और वाद का मतलब होता है विचारधारा, यानी कि जिसमें हम बोल सकते हो सत्य पर आधारित विचारधारा हो। ठीक है, और इसको इंग्लिश में रियलिज्म बोला जाता है। अब रियलिज्म को तोड़ के देखो तो आप देख सकते हो कि रियल, रियल वर्ड का मतलब क्या है, जो वास्तविक हो, जो सत्य हो। तो इसमें क्या है कि आपका वास्तविकता पर आधारित है, जो कि आपका पॉलिटिकल एंगल में देखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे बहुत बड़े यहाँ पे जनक माने जाते हैं मॉर्गन थाउ, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग्स द पीपल के बारे में इन्होंने बताया था। देन उसके बाद अगला हमारा इसमें और है, रोल्स के अनुसार भी इन्होंने यथार्थवाद को आगे बढ़ाया था। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है उत्तर आधुनिकवाद का वर्णन करें। देखिए उत्तर आधुनिकवाद का मतलब क्या होता है। देखिए 20वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान समय में फैला हुआ टाइम पीरियड वो उत्तर आधुनिकवाद के अंतर्गत आता है, जहां पर सांस्कृतिक, बौद्धिक, कलात्मक व्यवस्था, आंदोलन, आधुनिक परंपरा तथा विचारधाराओं की चुनौतियां भी इसमें देखने को मिलती है। जातिवाद पर टिप्पणी करें। अगला हमारा क्वेश्चन है जातिवाद। नाम से पता चल रहा है जाति पात को लेके ऐसी भी विचारधारा जिसमें सामाजिक बुराइयां हो, जिसमें व्यक्ति को जाति के आधार पर उच्च वर्ग नीच वर्ग की व्यवस्था में बटा हुआ हो। फांसी फांसीवाद की बात किया जाए तो देखिए फांसीवाद एक ऐसी आधियानिक व्यवस्था के विचारधारा रहा है जहां पर सत्य और बोल सकते हो सत्ता, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रवाद केंद्रीय शक्ति जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दमन कर दिया गया हो और फांसीवाद की व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया गया हो। ठीक है, रचनावाद। नाम से पता चल रहा है रचना, जिसे हम क्रिएटिविटी के नाम से भी जान सकते हैं। रचनावाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि मानती है कि किसी भी मानव संस्कृति, ज्ञान प्रणाली, समझने व्यवस्था की विचारधारा, संकल्पना, विश्लेषण, इन सभी की व्यवस्था में हम स्वतंत्र रूप से रचना की स्थिति तथा आर्थिक वैचारिक संरचनाओं का व्यवस्था भी देखते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ की रचना करते हो और उस रचना में आप संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन आप उसको फॉलो करते हो, तो वो आपका रचनावाद की श्रेणी में आता है। देन उसके बाद आ जाता है नाजीवाद। देखिए नाजीवाद जिसे राष्ट्रीय समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें जर्मन के उत्पन्न एक चरमपंथी अधिनायकवादी व्यवस्था में फांसीवाद विचारधारा की, जिसने नेतृत्व में एडोल्फ हिटलर नाजीवाद के पार्टी के रूप में प्रमुख व्यवस्था थे। ठीक है, ये जर्मन की लोगों में एक बोल सकते हो विचारधारा बढ़ाने वाले जो एडोल्फ हिटलर थे, उनकी विचारधारा थी। देन उसके बाद आ जाता है आदर्शवाद।
नाम से पता चल रहा है आदर्शवाद, जिसे हम आइडियलिज्म के नाम से जानते हैं। यानी कि एक ऐसी विचारधारा जिसे दुनिया फॉलो करने, जिसकी विचारधारा को फॉलो करने के लिए उत्साहित हो। यानी कि मान लीजिए कि जैसे आप किसी को अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं, आइडियलिज्म नाम है इसका, ठीक है? तो बेसिकली उसका मतलब क्या है, जब आप उससे उसके सत्य, उसके शांति व्यवस्था, समानता पर आधारित हो, तो दुनिया उसको फॉलो करती, उसी को आदर्शवाद की श्रेणी में रखा जाता है। देन उसके बाद साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद पर टिप्पणी करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है, एक ऐसी नीति या फिर प्रवृत्ति जिसमें अंतर्गत कई शक्तिशाली राष्ट्र अपने आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य तथा सांस्कृतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए दूसरे कमजोर क्षेत्रों पर थोपना चाहते हैं, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, एक बड़ी शक्ति दूसरे छोटी शक्तियों पर अपना विचारधारा थोपना चाहती हो, उसी को साम्राज्यवाद की श्रेणी में रखते हैं। देन उसके बाद आ जाता है समाजवाद किसे कहते हैं। देखिए समाजवाद जिसे हम सोसाइटिज्म भी नाम से बोला जाता है, सोशलिज्म के नाम से भी जान सकते हैं। देखिए समाजवाद का मतलब होता है आर्थिक, राजनीतिक विचारधारा जिसका मुख्य उद्देश्य हो समाज कल्याण और समाज में न्याय, सामूहिक हित व्यवस्था को बढ़ावा देना, या फिर ऐसी विचारधारा जिसके अंतर्गत हम समाज में संसाधनों का प्रयोग करके समाज को कल्याण और तथा समाज में शांति स्थापित करने की प्रयास करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण की व्याख्या करें। देखिए वैश्वीकरण जिसे हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और अगला जो है इसका दूसरा नाम है भूमंडलीकरण। देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है, इसे शब्द से हम समझ सकते हैं, वैश्वीकरण शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है, विश्व जमा में एकीकरण। यानी कि विश्व का अर्थ होता है संसार या देश या फिर देशों का समूह, और एकीकरण का मतलब होता है एकजुट, एक कर देना। यानी कि विभिन्न विभिन्न देशों के बीच वस्तुएं, सेवाओं, पूंजी, संस्कृति आदान प्रदान की व्यवस्था, वैश्वीकरण की व्यवस्था में भूमंडलीकरण के नाम से भी हम, जैसे कि बता दिया कि भूमंडलीकरण के नाम से भी हम जानते हैं। यानी कि पूरे विश्व को, सभी देशों को एक स्थान पर लाते हुए सभी देश एक दूसरे से कनेक्ट होकर अपना विकास करें, उसी को हम वैश्वीकरण के नाम से भी जानते हैं। देन उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स देख लीजिए, ये वही क्वेश्चन है जो आप लोग सीबीएसई से पढ़ते आ रहे हो, सीबीएसई ई से पढ़ते आ रहे हो बेटा, और ये आपके बोर्ड में, कोई से भी बोर्ड में पूछा जाता है। और बेसिकली अगर मैं बात बोलूँ ना, ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस पुट आउट कर दिए जाते हैं कि भाई मार्क्सवाद को किसने परिभाषित किया था, मार्क्सिज्म की क्या विचारधारा थी, समझ रहे हो। तो देन अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन करें। प्रथम विश्व युद्ध, देखिए प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध है, जिसमें बहुत सब बोल सकते हो कि महायुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक जो है मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया एक युद्ध था। और इसका मुख्य कारण था यूरोप में लड़ा गया, और लेकिन इसके प्रभाव से पूरा विश्व जो है महसूस व्यवस्था में देख रहा था। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो है गुट कौन कौन से थे, मित्र राष्ट्र और आपके जो देखा जाए मध्य शक्तियों की बात किया जाए तो जो आपके वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध की बात किया जाए तो बेटा द्वितीय विश्व युद्ध जो है 20वीं शताब्दी का सबसे विनाशकारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें दो बड़े गुटों का बट गया था, जिसके अंतर्गत लड़ाई चल रही थी। ठीक है, और बेसिकली ये आप देख सकते हैं टाइम पीरियड 1 सितंबर से शुरू हुआ 1939 में, और देन उसके बाद 2 सितंबर 1945 में समाप्त हो गया था। अब मित्र राष्ट्र में आपका ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, चीन, रूस, और दूसरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था। ठीक है, देन अगला हमारा आ जाता है शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। देखिए शीत युद्ध दो शब्दों के मेल से बना है। शीत का मतलब होता है ठंडा, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। यह विचारधारा का युद्ध था, जिसमें अगर बात किया जाए तो दो विचारधाराओं के बीच जो है शस्त्र की होड़, विश्व स्तर पर जो है अपनी पहचान बनाना शामिल था, जिसमें अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए दो पक्षों का आपस में आमने सामने की स्थिति, जिसमें एक दूसरे का अनुपस्थिति व्यवस्था भी देखने को मिला। और ये आपका स्नायु युद्ध के नाम से और वीडियो गेम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बेटा ऐसा इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस युद्ध में ना मतलब किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया ना। आपका बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा देखा जाए तो अब ये विचारधाराओं का युद्ध था, जिसमें एक तरफ अमेरिका था और दूसरा आपका सोवियत संघ था।
सोवियत संघ मानता था कि साम्यवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए और अमेरिका चाहता था कि पूंजीवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। अब इन्हीं दोनों देशों के बीच जो है ना, इन विचारधाराओं को लेकर युद्ध चल रहा था। ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है विदेश नीति क्या है। विदेश नीति जिसे हम फॉरेन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, विदेश नीति अन्य देशों के साथ जो है नीति स्थापित करना है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत हो गया, ठीक है, भारत के साथ जो है रूस हो गया, ठीक है। आप लोग पता है कि रूस बेटा जो है भारत के साथ बहुत ज्यादा मित्रता स्थापित कर रखा है, ठीक है। तो विदेश नीति का मतलब होता है कि जब आप दूसरे देशों के साथ नीतियां स्थापित करके उनसे जुड़ते हैं, जब एक दूसरे देश एक साथ विभिन्न मतलब मतों के विचारों धाराओं को लेके या फिर अलग अलग प्रोग्राम को लेके अलग अलग सिचुएशंस को लेके जो दूसरे देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ता है, विकास करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की नीति स्थापित करता है विश्व स्तर पर, तो उसी को हम विदेश नीति कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वर्णन करें। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की अगर मैं बात बोलूँ तो जिसमें आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारधारा के अनेक बोल सकते हो देशों के साथ संबंध स्थापित करना, तथा बोल सकते हो इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था में भारत रूस संबंध व्यवस्था, चीन संबंध, भारत अमेरिका संबंध इत्यादि, ये जो है अलग अलग प्रकार के संबंध हम देख सकते हैं। दैन अगला हमारा बोला जाता है एकात्मक सरकार, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज बोला जाए यानी कि एक सरकार। ठीक है। एकात्मक सरकार एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक ही शक्ति केंद्र के रूप में काम करती हो, पूरी व्यवस्था जो है सरकार में नियंत्रित हो, उसी को हम एकात्मक सरकार कहते हैं। संघवाद क्या है? संघवाद का मतलब होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं संघ अर्थात यानी कि बोल सकते हैं कि राज्यों का समूह, और वाद का मतलब होता है विचारधारा, यानी कि एक ऐसा शक्ति जिसमें आपका संवैधानिक रूप में राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार के रूप में जो है इकाइयों के और बोल सकते हो इनमें विभाजित हो। ठीक है। यानी कि संघ बना के चलता है। जैसे कि भारत जो है संघवाद की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तानाशाही सरकार क्या है? तानाशाही सबसे बड़ा एग्जाम्पल किम जोंग, ठीक है, आपको पता है। ठीक है। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर संपूर्ण शक्तियां जो है एक व्यक्ति के पास हो या फिर छोटे समूह के हाथों में हो, जो कि जनता के भागीदारी के बराबर कोई वैल्यू है या ना हो। उत्तरी कोरिया में जो है तानाशाही व्यवस्था देखने को मिलता है, जैसे कि किम जोंग का उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता, ध्यान रखिएगा। लोगों के अधिकार जो है बोल सकते हो कि पूरा उस शासक के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, उसी को तानाशाही व्यवस्था कहा जाता है। देन अगला हमारा आ जाता है राष्ट्रपति प्रणाली। नाम से पता चला राष्ट्रपति प्रणाली। देखिए, राष्ट्रपति प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का प्रमुख जो है उत्तराधिकारी राष्ट्रपति होता है। सरकार का पूरा संपूर्ण शक्तियाँ जो है इसके द्वारा कार्यरत होती है। स्वतंत्र रूप में यहाँ पे संसद व्यवस्था का अलग व्यवस्था होता है, और राष्ट्रपति के पास ही वास्तविक रूप में जो है कार्यकारी शक्तियों नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री परिषद की सलाह से वो कार्य करता है, याद ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कब होता है? जिस देश में प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था हो। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में आपका राष्ट्रपति ही सर्वोपरि होता है। राष्ट्रपति को देशों का प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। ठीक है। ये हमारे देश के अकॉर्डिंग है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। देन अगला हमारा आ जाता है देश व राज्य में अंतर। देश क्या है? देखिए, पहली बात है ना कि राज्य और देश दोनों एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है। देखिए, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, सिंपल लैंग्वेज बोला जाए। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक स्वतंत्र राष्ट्र जो पूरी तरह से स्वशासित होता है, और राष्ट्र या फिर देश कहते हैं उसे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, एक देश का हिस्सा होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे कि भारत में 28 राज्य हैं। अब 28 राज्य मिलकर जो है भारत देश बना रखा है, भारत देश बना रखा है। ठीक है। देन अगला हमारा इस पॉइंट में है, यह पूर्व संप्रभुता रखता है, अपने निर्णय खुद लेता है। अब देखिए, आंशिक संप्रभुता देश के संविधान और केंद्र सरकार के रूप में अधिनियम व्यवस्था में अधीन होता है। ठीक है। खुद का संविधान होता है, देश के संविधान के अधीन होता है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि राज्य जो है देश का एक टुकड़ा है। देन अगला हमारा क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंध का वर्णन करें। अब देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध कैसे है? भारतीय संविधान संघवाद है, जिसका
जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन भी देखने को मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, संसदीय व्यवस्था के बारे में बताइए। संसदीय, जिसे हम पार्लियामेंट्री के रूप में भी देख सकते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्यकारी शक्ति निर्वाचित संसद या फिर बोल सकते हो विधानमंडल निहित होती है। जिस इसमें सरकार का मुखिया जो है आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेही होता है और इसमें अविश्वास मत के द्वारा जो है सरकार को भंग भी किया जा सकता है। ठीक है, संपूर्ण रूप से इसका। देन अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर बताइए। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के जो है संसद के रूप है, जिसके अंतर्गत लोकसभा जो है यह जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है। राज्यसभा विधानसभाओं द्वारा चुनी जाती है। नाम से पता चल रहा है, यह अस्थाई सदन होता है और यह स्थायी सदन होता है। ठीक है, इसे संसद का निम्न सदन या बोल सकते हैं कि लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे संसद का उच्च सदन जिसे अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनावी प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इलेक्शन सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बेटा, इलेक्शन सिस्टम जिसे हम जनता अपनी सरकार चुनने का अधिकार रखती है, उसे चुनाव प्रणाली के अंतर्गत कहा जाता है। चुनाव प्रणाली का वर्णन जो है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक वर्णन किया गया है। देन अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रपति की शक्तियां बताएं। राष्ट्रपति की शक्ति यानी कि जैसे देखिए, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और हमारे भारत के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। देखिए, कार्यपालिका शक्तियां देखा जाए तो भारत सरकार के कार्य राष्ट्रपति नाम पर ही किए जाते हैं। देन अगला हमारा बोल सकते हैं, संघ का कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के निहित होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देन उसके बाद राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ भी होती है, न्यायिक शक्तियाँ भी, आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं। तो इसका वर्णन पूरा आप देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टीम से कांटेक्ट करके हम इस पीडीएफ को अवेलेबल अपने पास करवा सकते हैं। ठीक है, एंड इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र, जिसे हम डेमोक्रेसी के नाम से बोला जाता है। लोकतंत्र शब्द दो शब्दों के मेल से बना है या योग से बना है। लोक जमा में तंत्र, लोक का मतलब होता है लोग या जनता, तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था या फिर शासन, यानी कि लोगों का एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को का चुनाव करता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उन पर शासन करते हैं। ठीक है, अमेरिका में भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार जो है लोकतंत्र की व्यवस्था देखा जाए तो लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही लोकतंत्र कहलाता है। नागरिकता, जिसे हम सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं, नागरिकता से अभिप्राय यह है कि उस स्थिति में जिसे कोई व्यक्ति किसी देश, राष्ट्र या फिर कानूनी सदस्य के रूप में अपनाया हो, उसी को हम नागरिकता के रूप में जानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई भी देश एक व्यक्ति को कानूनी रूप में अपने देश का नागरिक मान चुका हो, उसी को हम नागरिकता कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए, यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ होता है विभिन्न देशों की राजनीति व्यवस्था आपस में, उसकी राजनीति व्यवस्था, उसकी व्यवस्था, घटनाएं, या फिर जब हम इन सभी का आपस में तुलना करते हैं, जैसे कि अगर बात किया जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यापार क्षेत्र, बहुविधायी दृष्टिकोण, तुलनात्मक विश्लेषण, व्याख्यात्मक उद्देश्य। ठीक है, इन्हीं सभी को कारण जो है हम जब दूसरे देशों के बीच आपस में तुलना करते हैं, उसी को हम तुलनात्मक राजनीति के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि तुलनात्मक सरकार किसे कहते हैं, यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट किसे बोलते हैं? तो ये देखिए, कंपैरेटिव गवर्नमेंट जैसे तुलनात्मक सरकार का मतलब होता है जब हम विभिन्न देशों की राजनीति प्रणाली, व्यवस्था, संस्थाओं का आपस में तुलना करते हैं और जानते हैं कि वो किस प्रकार काम करती है, तो उसी को हम तुलनात्मक सरकार के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आया था, विश्व बैंक पर टिप्पणी करें, यानी कि वर्ल्ड बैंक।
देखिए, विश्व बैंक एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसके अंतर्गत विकासशील देशों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन को खत्म करना, बुनियादी ढांचे को स्ट्रॉन्ग करना, इन सभी मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर पर जो है एक बैंक बनाया गया या फिर निर्माण किया गया। इसकी स्थापना जो है 1944 में हुई, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत इसका मुख्यालय आपको पता चल ही गया। इसका मेन उद्देश्य ही था कि वैश्विक व्यवस्था पर गरीबी को खत्म करना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ का फुल फॉर्म अगर बात किया जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और इसका कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना, विनियमित विनियम देश के रूप में अस्थायी को दूर करना और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था को आगे बढ़ाना, लाभ के कामों को पूंजी लगाने की व्यवस्था को आगे बढ़ाना। ठीक है, देन उसके बाद एक दलीय और द्विदलीय, नाम से पता चल रहा है एक दल, यानी कि एक दल। एक दलीय व्यवस्था क्या है? जिसमें एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केवल एक ही राजनीति दल हो या फिर सत्ता हो और उसी के पास सारे अधिकार हो, अर्थात सरकार में केवल एक ही राजनीति दल की सत्ता को नियंत्रित करता हो, उसी को हम एक दलीय सरकार या फिर एक दलीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। जैसे कि चीन हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, क्यूबा हो गया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, ये आपके एक दलीय प्रणाली के रूप में आगे हैं। ठीक है, देन द्विदलीय। द्विदलीय एक ऐसी राजनीति प्रणाली है जिसमें प्रमुख राजनीति दलों का वर्चस्व जो है बारी बारी से सत्ता में आते हैं। हालांकि छोटे दल भी होते हैं लेकिन वह अपने बल का सरकार नहीं बना पाते। जैसे कि अगर बात किया जाए ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य, ठीक है, यूके हो गया, यूएसए हो गया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है बहुदलीय। देखिए, बहुदलीय ऐसी व्यवस्था जिसमें एक से अधिक राजनीति दल पाए जाते हो। इसमें विभिन्न राजनीति पार्टियां चुनाव भाग लेती हैं। जिस पार्टी को जनता का बहुमत अत्यधिक प्राप्त होता है वह सत्ता में आ जाती है तथा जो दल हार जाते हैं उसे एक दल विपक्ष की भूमिका निभाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में भारत में बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। देन उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? जिसे हम प्रेशर ग्रुप से बात करते हैं। दबाव समूह एक ऐसी संगठन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो अपने मांगे पूरी कराने के लिए सरकार पर दबाव डालती है। जैसे कि 2025 में चल रहा है दिल्ली में एसएससी का प्रोटेस्ट, अब ये भी आपका दबाव समूह ही है। ठीक है, यानी कि दबाव समूह जो है अपने फायदे के लिए भी हो सकता है और सरकार और लोगों के और समाज के विकास के लिए भी हो सकता है, जिसका पूर्ण रूप से क्या है, ग्रुप बनाकर, समूह बनाकर, लोगों का समूह बनाकर सरकार पर दबाव डालने की प्रक्रिया और अपनी मांगों को करवाने का व्यवस्था के लिए दबाव डाला जाता है। मौलिक मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। फंडामेंटल राइट्स, ये अधिकार जो हमें प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था में जिसकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है और ये हमारे जन्मसिद्ध अधिकार जिसके अंतर्गत हम स्वतंत्रता, गरिमा और बोल सकते हो आवश्यकता के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकते हैं। भारत के संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार है, लेकिन 44वें संशोधन के अंतर्गत जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है जिसका वर्णन जो है अध्याय 3 के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक का वर्णन किया गया है। देन हमारा मौलिक अधिकारों की बात किया जाए तो देख लीजिए स्टूडेंट्स आपके कौन कौन से मौलिक अधिकार है और कितने कितने के गैप के बीच में है। ठीक है, आर्टिकल कौन कौन से क्या है। देन अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है आपातकाल के बारे में बताइए, यानी कि इमरजेंसी। आपातकाल एक ऐसी विशेष स्थिति है जब देश में आंतरिक या बाहरी सुरक्षा, शासन व्यवस्था या फिर वित्तीय स्थिरता का गंभीर खतरा होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा करता है और आपातकाल का दौरान जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार
अधिकार और उसकी सीमित व्यवस्था को निलंबित किया जा सकता है या कर भी दिया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। आपातकाल के प्रकार देखिए, आपातकाल 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपातकाल जिसे हमारा बोल सकते हो आर्टिकल 352 में रखा गया है, राज्य आपातकाल जिसे आर्टिकल 356 में रखा गया है, देन उसके बाद वित्तीय आपातकाल जिसे आर्टिकल 360 में रखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सरकार के विभिन्न अंगों की व्याख्या करें। सरकार के विभिन्न अंग क्या है? देखिए, सरकार के विभिन्न अंग है बेटा, विधायिकी, यह अंग देश के बोल सकते हो नियम और कानून बनाता है। कार्यपालिका, यह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। और आपका बोल सकते न्यायपालिका, यानी कि इन कानूनों की व्याख्या के रूप में देखा जाए तो न्याय देने का कार्य करता है, यानी कि न्याय के रूप में रक्षा करता है उनका। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं? नागरिक समाज, देखिए नागरिक समाज एक ऐसी समाज है जहां पर शक्तियों के अधिकारों को प्राथमिकता मिलती है, और इसमें समाज का तीसरा क्षेत्र भी कहा जाता है। समर्थन और आप बोल सकते हो ग्रामसी और अरस्तु के रूप में जो है, इनका उद्देश्य इसका एक ही है कि जनता के माध्यम से समाज में सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, यूएनओ पर टिप्पणी कीजिए। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका उद्देश्य है, निम्नलिखित रूप में देखा जाता है, वैश्विक समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान खोजना, ठीक है, दुनिया को युद्ध से बचाना, देशों के बीच सहयोग बढ़ावा देना, निर्धनता, भूखमरी, बीमारी और अशिक्षा को से लड़ना, और महाविधानीय व्यवस्था में न्याय की स्थापना करना मानवाधिकार में। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? कल्याणकारी, देखिए नाम से पता चल रहा है, राज्य जिसका उद्देश्य है केवल शासन करना नहीं, जबकि या बल्कि नागरिकों के समग्र विकास, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक न्याय, आर्थिक व्यवस्था, कल्याण व्यवस्था में देखा गया हो। ऐसा राज्य अपने नागरिकों की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, भोजन और आवास की स्थिति में आगे बढ़ता, उसी को हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। अब विकसित और विकास अविकसित देशों में अंतर, देखिए पहली बात है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और ये हर बार पूछा जाता है। देखिए, विकसित देश वह होते हैं जहां पर हर प्रकार की सुविधा होती है, आर्थिक होती है, सामाजिक होती है, और अलग अलग प्रकार के टेक्निकल, जिसे हम तकनीकी रूप में देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बहुत प्रचलित होता है। इन देशों में गरीबी और बेरोजगारी बहुत कम होती है, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन इत्यादि। और अविकसित देश, ये वह देश है जहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विकास आज भी बहुत कम देखने को मिलता है। इनके प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम होता है। देशों में गरीबी और बेरोजगारी और भुखमरी जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भागीदारी और मतभेद के बारे में बताएं। देखिए, भागीदारी का अर्थ होता है किसी कार्य में, योजना में, गतिविधि रूप में मिलकर हिस्सा लेना, उसी को हम भागीदारी, जिसे हम पार्टिसिपेशन के नाम से भी जानते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह या फिर संस्था या किसी कार्य के साथ मिलकर करते हैं तो उसे हम भागीदारी कहते हैं। मतभेद का अर्थ होता है दो या दो से अधिक लोगों के विचार, मान्यताओं और निर्णयों का असहमति होना, उसको हम मतभेद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम हमारे फैमिलीज में, मतलब मम्मी पापा में कभी कभी जो है सहमति होती है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मम्मी हम इस बात से एग्री नहीं है, तो वो आपका मतभेद हो गया, यानी कि डिसएग्री वाली थिंकिंग। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है, गुट निरपेक्षता का वर्णन करें। देखिए गुट निरपेक्षता, देखिए गुट निरपेक्षता शब्द दो या दो से के योग से मिलकर बना है। गुट जमा में निरपेक्षता, गुट का अर्थ होता है पक्ष या फिर समूह, निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी पक्ष के मुक्त होना। ठीक है, इस प्रकार की नीति को गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न सैनिक गठबंधनों से अलग रहकर प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय विषय पर स्वतंत्र रूप से अपने आप को, गुणों और दोषों को आगे बढ़ाना या फिर आधार पर आगे बढ़ना। गुट निरपेक्षता के जनक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत जब शीत युद्ध चल रहा था
तो भारत उस समय अपने आप को गुट निरपेक्षता की नीति में रख लिया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है संविधान क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान एक ऐसा मौलिक दस्तावेज है जो किसी देश की शासन व्यवस्था, सरकार का संचालित करना, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्यों, राज्यों के विभिन्न अंग इत्यादि, इन सभी का निर्धारण किया गया हो। भारत संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, जो कि संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, देन उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है निर्भरतावाद क्या है। निर्भरता, जिसे हम निर्भरता के बोल सकते हो, डिपेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे पर आश्रित होना। जब एक देश अपने विकास की स्थिति में दूसरे देशों पर निर्भर हो, उसी को हम निर्भरतावाद के नाम से जानते हैं। देन अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। द्विध्रुवीयता का मतलब होता है विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उभरी दो महाशक्तियां, जो संयुक्त रूप में जो है अमेरिका सोवियत संघ के द्वारा अपनी अपनी उच्च सैन्य क्षमता को आगे बढ़ा रहा हो। जैसे कि हम इसमें शीत युद्ध की स्थिति देख सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ चाहता था कि मेरा विचारधारा आगे बढ़े और अमेरिका चाहता था मेरा विचारधारा आगे बढ़े। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका संपूर्ण 50+ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस का ही पूरा का पूरा पॉलिटिकल इन क्वेश्चंस पे निर्भर होता है। आप चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हो, चाहे आप इग्नू के स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी अलग यूनिवर्सिटी के, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है तो बेटा ये क्वेश्चंस आपको आना ही चाहिए। और जनरल नॉलेज ये क्वेश्चंस है, तो ये ध्यान रखिए कि ये बेटा सभी बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे अच्छे से कवर कर लीजिए। और जिन बच्चों को भी पीडीएफ चाहिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।